हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश पंडित। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे क्योंकि एसएससी जीडी की मॉक टेस्ट कंटिन्यू चल रही है और एसएससी जीडी की एग्जामिनेशंस भी कंटिन्यू चल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी गुड न्यूज यह है कि मेरी द्वारा पढ़ाई गई जितने भी मैथ्स मैंने पढ़ाया है, चाहे वो चैप्टर वाइज मैथ्स की तैयारी जीत हो, चाहे एसएससी जीडी की मॉक टेस्ट हो, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चंस वहां से निकल के आ रहे हैं। किसी किसी क्वेश्चंस के तो डेटा तक भी सेम है। तो प्लीज गाइस, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप मेरे चैनल को फॉलो करें। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को फॉलो किया है वो एसएससी जीडी में मैथ्स में 25 में 22-23 क्वेश्चंस तो आराम से बना के आ रहे हैं। तो गाइस, आपको डरने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल मेरे मॉक टेस्ट की पैटर्न की तरह आ रही है। जो लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस बिल्कुल हार्ड आ रही है, मैं बता देता हूं कि वो लोग मेहनत किए ही नहीं है। एक्चुअली में उन्हें मैथ्स नहीं आती, जिस कारण से उन्हें मैथ्स भारी लग रहा है। मैथ्स कैलकुलेटिव आ रही है, मैथ्स बहुत ही इजी आ रही है। और जिसने मैथ्स के पीछे मेहनत किया हो उनके लिए तो बिल्कुल ही मैथ्स हार्ड नहीं आ रही है। और जिसने मैथ्स की प्रैक्टिस ही नहीं की है तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैथ्स इजी आ रहा है ना हार्ड आ रहा है। ठीक है, तो बस मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पर बने रहें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक शेयर और बहुत सारे शेयर करें ताकि सभी के पास हमारा प्यार पहुंच जाए और सभी के जीवन में सफलता मिले। ठीक है, तो इसी सफलता की उम्मीद के साथ चलिए मॉक टेस्ट नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, उसके बाद उस त्रिभुज के आधार कितना कम कर देना चाहिए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। यानी कहने का मतलब यह है कि एक त्रिभुज का, एक ट्राइंगल का हाइट को 10% इंक्रीज किया गया, उसके बाद उसके बोला गया है कि उसके बेस को कितने परसेंट रिड्यूस कर दूं ताकि उसके एरिया ऑफ ट्राइंगल में नो चेंज हो। ठीक है ना? मैंने इस तरह की चीजें आपको बता रखी है कि हाइट में यदि इंक्रीज होती है, हाइट में यदि 10 से 11 होता है तो बेस क्या होगा? बेस 11 से क्या होगा? 10 होगा। तो मैं देख रहा हूं कितने की चेंज? 1 की चेंज। किसके रिस्पेक्ट में? 11 के रिस्पेक्ट में। इंटू क्या होगा? 100। तो कितने परसेंट बेस कमी करनी होगी? 9 सच 1/11% की क्या करनी होगी? कमी करनी होगी। ओके, गॉट इट? यू हैव अंडरस्टूड। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दुगुना हो, यदि उसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, उसका क्षेत्रफल क्या है? सीधी सी बात ये बोल रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सर जी, राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री होगा, है ना? कोई कहने की बात नहीं है। ये यदि 30 डिग्री है, ये यदि 30 डिग्री है तो ये क्या बोल रहा है? 40 डिग्री हो 60 डिग्री होगा क्योंकि डबल बोल रहा है। और ये 10 दे दिया तो कोई टेंशन नहीं है। आपको क्या निकालना है? P निकालना है यहाँ पर। और आपको यहाँ क्या निकालना है? B निकालना है। तो P और B यदि आप निकाल दोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकल जाएगा। तो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री कब काम आएगी? सर जी, मैंने यहाँ पर ये वाला एंगल को ले लिया। जब ये एंगल लेंगे तो ये P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये वाला बेस हो जाएगा। तो मैंने साइन 30 डिग्री को लिया। साइन 30 डिग्री P बाय H होती है, तो H में कितनी बैठी? 10। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 होती है। ठीक है ना? तो P से मेरा P बाय 10, 2 से कट गया मेरा ये, है ना? 5 टाइम्स। तो P मेरी कितनी आ गई? P आ गई 5। तो आप समझ गए होंगे कि P मेरी कितनी है? P मेरी यहाँ पर 5 है। ठीक है ना? P मेरी कितनी है? 5 है। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे B चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ? cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या है होता है? B बाय H। तो मैं देख रहा हूँ cos 30 डिग्री की फॉर्मूला होती है √3/2। और B कितना है मेरे पास? B पता नहीं और ये है 10। अब यहाँ से मैं यदि काट दूं तो ये हो जाती है 5 और B निकल के आ जाती है 5√3। अब मुझे पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। अब मेरे पास बेस भी है, हाइट भी है। आपकी यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है? 5√3। तो आप यहाँ पर बैठा दो, यहाँ पर आ रही है हाफ
यहाँ बेस कितनी आ रही है 5√3 और हाइट कितनी आ रही है आपकी 5, यानी आपका जो आंसर है वो हो रहा है सर जी 25/2√3 है ना, ऑप्शन नंबर ए। बस हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है। यदि आपकी मैथ्स में कमांड अच्छी है ना, आपने मैथ्स को पढ़ा है ना बहुत अच्छी तरह से, क्वेश्चंस हार्ड नहीं आ रही है, बस क्वेश्चंस आपकी ट्रिकी आ रही है ना। इसे मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, इजी लेवल ही बोल सकते। आप जिसने कभी मैथ्स पढ़ा ही नहीं उसे तो हार्ड लगेगा ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार समानांतर षटफलक की माप, यानी ये क्या है L है, ये B है और ये H है, यानी LBH। एक क्या है कीबोर्ड की LBH दे रखी है और उनके टोटल सरफेस एरिया, उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उसका आयतन कितना होगा। आप सभी को पता है कि टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या होती है। टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला 2 गुने लंबाई, जो लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और फिर ऊंचाई गुने लंबाई, है ना। इक्वल टू कितना दे रखा है 144 दे रखा है। यहाँ 2 से कट गई तो कितनी हो गई यहाँ पर 72। ठीक, अब यहाँ पर मैं सबको यदि ले लूं तो L कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी 2x, B कितनी हो जाएगी, B हो जाएगी 2x और H कितनी हो जाएगी, H हो जाएगी x। अब मैं यहाँ पे इंटू करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 4x², यहाँ यदि इंटू करूँ तो यहाँ भी हो जाएगा BH, यहाँ हो जाएगा 2x², यहाँ हो जाएगा 2x² और यहाँ LH यहाँ भी हो जाएगा 2x², यानी 4 2 6, 6 2 9, 9x² हो जाएगा 72। यानी यहाँ देख रहा हूं मैं कि ये हो जाएगा 9x² इक्वल टू 72। तो x² इक्वल टू कितना हो गया 72/9, 72/9 है ना। तो नहीं गलत किया क्या, 2 सत्ते 2 दूनी, ठीक है। 4 LB 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। BH है 2x², LB 2 2 4 जा 4 2 6 9, 9 8 जा 72। तो x² इक्वल टू 9 8 आ रही है, क्या गड़बड़ हो रही है क्या, या कितनी आनी चाहिए। ओहो 8 होगा ना यहाँ पर, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 8 होगा, मैं 9 दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 8 होगा, तो 8 9 से कितनी आ गई, यानी x² इक्वल टू मैं देख रहा हूँ कि x² इक्वल टू कितनी हो रही है 9, तो x इक्वल टू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। आपसे क्या पूछा उसका वॉल्यूम, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है LBH, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है LBH। LBH निकालो, 2 2 जा 4, यानी 4x³ हो रहा है, कितनी हो रही है भाई साहब 4x³ हो रही है, 4 इंटू 3 का क्यूब, यानी क्या हो रहा है 4 इंटू 27, 27 4 क्या हो 108, कितना आंसर हो जाएगा 108। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन संख्या 1 2 3 के अनुपात है, उसके घनों का योग, यानी इनके घनों का योग, यानी ये मेरा ये A1 है, ये A2 है और A3 है, इनके घनों का योग, इनके सबों को क्या करेंगे घनों का योग, मानी ये x मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया x³, ये 2x³, तो 2x का होल क्यूब क्या होता है 8x³, है ना। 3 का होल क्यूब क्या होता है तो 27 का होल x³, इनके घनों का योग कितना है 4500 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 27, 27 और 9 कितना होता है 36, 36x³ सॉरी 4500, और यहाँ पर x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 4500 अपॉन 36, 9 4 जा 9 5 जा 4 से फिर डिवाइड किया 125, दैट मीन्स x³ इक्वल टू हो रहा है 125, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5। सबसे छोटी भुजा पूछा है ना, तो 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना आप सभी को, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, और आपको किसी मैथ्स में प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वहां पर इजिली आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर सभी को समझा दूंगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वो अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, यानी किसी संख्या है इसमें मैं 21 को जोड़ दूं
तो क्या होती, वो अपनी की 3 गुनी संख्या, वो अपनी की 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो इधर आएगी तो क्या होगी -2x, और इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी -28। x और x कट गया, x इक्वल टू कितना हो गया 14। तो संख्या कितनी है, वो संख्या 14 है। ठीक है ना। चलिए, किसी संख्या का 4/5 भाग, किसी भी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से 8 अधिक है। संख्या को मान लेता हूं x, यानी 4x/5 माइनस 3x/4 इक्वल टू क्या है 8 है। अब यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ एलसीएम कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 16x माइनस यहाँ हो जाएगी 15x, और यहाँ पर हो जाएगी 20, और यहाँ हो जाएगी 8। उम्मीद है ये सब चीजें आपको आती होगी, बेसिक चीजें, है ना। x/20 इक्वल टू कितना 8। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 160। ठीक है ना। ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चंस लेकिन आएंगे जरूर, है ना। सभी हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसे 10 क्वेश्चंस आपके आते हैं और वो 10 क्वेश्चन सभी करते हैं। दोस्तों, उस 10 क्वेश्चंस इजी के पीछे ना रहे, क्योंकि 10 क्वेश्चंस तो सभी करेंगे। आपका सिलेक्शन तब होगा जब आप कम से कम 20 करोगे, मैथ्स में कम से कम 20 करोगे, तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि 10-10 क्वेश्चन आप देख रहे हो, हिंदी इजी आ रही है, हिंदी में सभी 20 करेंगे। रीजनिंग इजी आ रही है, रीजनिंग में सभी 20 करेंगे, है ना। तो 40 नंबर तो सबको आ रहा है, 40 नंबर तो सबको आ रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि 40 प्लस नंबर तो सबको आ रहा है। कोड उसी का होगा, रिजल्ट उसी का होगा जो इन दोनों के बाद भी, इन दोनों के बाद भी कम से कम 20 और 15 करके आ रहे हैं, उन्हीं का रिजल्ट होगा। बाकी ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है, तो कॉमन ही रह जाएगा ना, खास बनेगा नहीं। अब देखो, ये बहुत ही बेहतरीन तरह की सवाल है। मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि 3+1 3² + 1 3 4+1 3 8+1 3 16+1। याद कीजिए, मैंने सिंप्लीफिकेशन में ये मैथ बताया है। मैं यदि यहाँ पर ये जो 3 है, इसके आगे यदि मैं 3 - 1 कर दूं, और यहाँ पर 3² + 1, सॉरी, इसके जगह मैं यहाँ पर फिर यहाँ से लिखूं 3+1, उसके बाद 3² + 1 3 4+1 3 8+1 3 16+1। अब मैंने ये जबरदस्ती बैठाया है, तो इसके नीचे मुझे क्या देना होगा, 3 में से 1 गया तो क्या हो गया, इसके नीचे मुझे क्या बैठाना होगा, इसके नीचे, इसके सामने मुझे 1/2 भी बैठाना होगा, है ना, ताकि ये 2 और 2 क्या हो, कट जाए। अब यहाँ पर एक चीज निकल कर आती है, ध्यान से देखना। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे एक चीज निकल के आएगी, वो होगी 3² - 1। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे एक चीज निकल के आएगी, वो होगा 3 4 - 1, है ना। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि a² - b² इक्वल टू क्या होती है, तो सर जी होती है a+b और होती है a-b, है ना। अब बस देखते जाओ। अब इसके साथ यदि मैं इसको कर दूं, अब इसके साथ यदि मैं इसको कर दूं, तो यहां से निकल के आ जाएगी a-b a+b, तो यहाँ हो जाएगी 3 8 - 1। अब इसके साथ में यदि कर दूं और यहां से निकल के आ जाएगी 3 16 - 1। अब 3 16 - 1 फिर इसके साथ में कर दूं तो यहाँ हो जाएगी 3 32 - 1। और दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने इसको देने के लिए 1/2 पुट किया था, यहाँ क्या हो जाएगी, पुट यहाँ हो जाएगी 2। ठीक है ना। यानी मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 to the power 32/2, यानी ऑप्शन नंबर ए। कुछ भी था क्या, कुछ भी सवाल नहीं था, लेकिन देखो तो बहुत कुछ था, नहीं देखो तो कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, देखने देखने की नजरिए की बात होती है, प्रैक्टिस करने की नजरिए की बात होती है। इस तरह की बेहतरीन क्वेश्चंस करने के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहे। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, एक सिंप्लीफिकेशन तो हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो आप सभी को पता है कि सिंप्लीफिकेशन का सीक्वेंस क्या होता है। आप सभी को मैं एक बार फिर से याद करा दूं। सबसे पहले भी होता है V फॉर वर्निकुलम, उसके बाद बी होता है B फॉर ब्रैकेट, उसके बाद O होता है O फॉर ऑफ यानी का, D फॉर डिवीजन मतलब भागा, वो B
बोर्ड मास है ना, V बोर्ड मास, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। ये सीक्वेंस को ना भूले, ये सीक्वेंस आपको एग्जाम में इसी सीक्वेंस से सिंप्लीफिकेशन की जाती है, ठीक है ना। देखिए दूसरी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन किस तरह से है, यहाँ पर ध्यान देखिए, देखिए 3 3 जा 9, 9 1 10, यानी कितनी हो रही है यहाँ पर 10 अपॉन 3, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना हो रहा है 5 अपॉन 2 हो रहा है, ठीक है ना। अब इन दोनों इंटू हो जाएगा, 4 1 जा 4 1 5, 5 बाय 4, 5 बाय 4 2 जा 8, यानी यहाँ डिविजन करके लिखो 5 बाय 8 लिखो, क्योंकि पहले इंटू है ना, पहले का होगा तब जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ आप डायरेक्ट आप लिखो ना 4 1 जा 4 1 5, 5 बाय 8 लिखो, ठीक है ना। अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या है, यहाँ पर हो जाएगी 1 बाय 3 और यहाँ 9 5 जा 45, यानी 1 बाय 45 हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ देखो का मतलब क्या, गुना, और दोनों डेसिमल दो के बाद डेसिमल, दो के बाद डेसिमल कट जाएगी तो क्या होगी, ओनली 4 बाय 3। अब 3 2 का एलसीएम क्या होगा, 3 2 का एलसीएम होगा 6, 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगी भैया, यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 15, नीचे हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर 45 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 45, और यहाँ हो जाएगी भैया आपके पास, यहाँ हो जाएगी आपका 3 से वो डिवाइड करेंगे तो 15, यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, और यहाँ हो जाएगा आपका 1। और यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ आप देख रहे हो ऊपर की चीजों को देखो ध्यान से, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 8 बाय 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या चल रही है, ये चक्कर, ये वाले जो चक्कर क्या चल रही है, यहाँ पर क्या है 4 बाय 3, ठीक है ना। चलो अब इधर करते हैं थोड़ी अच्छी तरह से। अब क्या करना है मुझे, 20 में से 5 गया, कितना 5 बाय 6, यहाँ लिखेंगे 5 बाय 6, ये क्या हुआ 8 बाय 5। अब ये क्या हो गया, ये भी तो उलट जाएगी ना, ये भी तो उलट जाएगी, ये क्या हो जाएगी जल्दी से मुझे बताओ, ये तो 15 बाय 45 है, ये भी तो उलट जाएगी, ये हो जाएगी ऊपर में 45 और नीचे में कितना हो जाएगी 16, ठीक है ना। नीचे में कितनी हो जाएगी 16, और ये फिर क्या हो जाएगी, ये 4 बाय 3 जैसे है वैसे ही रहेगी। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है ना, 5 से 5 कट रहा है, और क्या कट रहा है आपका, और क्या कट रहा है आपका, सीधी सी बात देखो यहाँ पर कि यहाँ पर 8 से कट रहा है 16 2 टाइम्स में, और यहाँ पर 3 2 जा, यहाँ 2 से कट रहा है 2, कुछ गड़बड़ हुई क्या, कुछ गड़बड़ हुई तो देख लेना, कुछ गड़बड़ हुई तो बताना। यहाँ 5 बाय 6 8 बाय 5, 8 बाय 5 तो है, ठीक है, और 4 बाय 3, 4 बाय 3 भी है, 4 बाय 3 15 बाय 46, ठीक है। क्या गड़बड़ हो गई, 5 बाय 10, यहाँ पर हो जाएगी 2 2 3 5 3 15, ठीक है तो है, ठीक ही तो है सब कुछ। अब यहाँ 2 से कट जाएगी 3 टाइम्स में 3, हाँ ठीक तो है, और 3 से 3 कट जाएगी कितनी होगी 5, यानी आंसर कितना आ रहा है इसका 5। थोड़ी सावधानी से करेंगे, आराम से आंसर निकल के आएगी। सावधानी नहीं रहेगी, आपकी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पहले डिवीजन कर दोगे, बस मैथ यहीं पर गलत हो जाएगी, है ना, मैथ यहीं पर गलत हो जाएगी। कोई क्या करेगा, यहाँ पर प्लस कर देगा, मैथ यहीं पर गलत होगी क्योंकि यहाँ पर ऑफ है, उसे दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें भूल ना करें, मैंने आपको फिर से लिख दे रहा हूँ, पहले वर्निकुलम होगा जो कि यहाँ पर नहीं है, फिर होगा ब्रैकेट, फिर होगा ऑफ, फिर होगा डी, फिर होगा मल्टीप्लीकेशन, फिर होगा एडिशन, तब होगा सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक संख्या का 30%, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, यानी एक संख्या का 30%, एक का 30%, ठीक है ना, दूसरे के 40% के बराबर है, दूसरे कितने 40% के बराबर है, ठीक। पहले और दूसरे का अनुपात कितना हो जाएगा, पहले और दूसरे का अनुपात हो जाएगा 4:3। अब हो रहा है उन दोनों संख्याओं का योगफल का 25%, यानी सर जी 1 प्लस 2 का 25%,
1 प्लस 2 का 25% किसके बराबर है? 420 के बराबर है। दोनों संख्याओं को यदि मैं एक्स एक्स मान लूं, दोनों संख्या को एक्स एक्स मान लूं यहाँ पर, है ना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 4 और 3 7x, यानी 7x अपॉन 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 420 हो जाएगा। 7 6 यानी 60, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 240। 240। अब आपसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन था यहाँ पर? यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि छोटी संख्या तो ये था 3x, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 3x, यानी 3 इंटू 240 इक्वल टू क्या होता है? 720। कितनी आंसर हो गई? 720। ठीक है ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीनी की कुल मात्रा 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। चीनी की कुल मात्रा कितनी है? चीनी कितनी थी पहले? चीनी कितनी थी? 100%। 5% बिक्री हो गई 95%, यानी 95% इक्वल टू क्या हो गया? 95% इक्वल टू कितना हो गया? जल्दी बताइए। 95% इक्वल टू कितना है? 5 किलोग्राम। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1% इक्वल टू 5/95। तो 100% इक्वल टू कितना? चीनी की कुल मात्रा कितनी थी? तो 5/95 इंटू 100, यानी 5 से काटा 19, यानी यहाँ पर कितना हो गया? 19 पच्चे 95, 5/9/किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन इतना रुपया हो गया, तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था? 20% वृद्धि, 20% वृद्धि का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी कितनी हो गई? 5 से 6 हो गई, है ना? वेतन कितनी हो गई? वेतन क्या हो गई? 5 से 6 हो गई। 6 बराबर यदि 24,000 रुपया है ना, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? एक बराबर 6, 6 पंचे 30, सॉरी 6 बराबर 24,000 रुपया, तो एक बराबर 4, तो 5 पहले कितना था? 4 पंचे 20, पहले कितना था? 20,000 रुपया। पहले कितना था इसका वेतन? 20,000 रुपया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक ग्राहक जैकेट को बेचता है और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक 4,558 रुपए का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य क्या है? मैंने मान लिया थोक व्यापारी x है, 5% लाभ पर बेचा, यानी 105/100, फिर इस पर 10% लाभ किया, यानी 110/100, तब जाके ये ग्राहक ने इसे, यानी कंज्यूमर ने, कस्टमर ने कष्ट करके 4,158 में खरीदा। जल्दी से आप ये जीरो से जीरो काटते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 11 से कट रही है। 11 या 33, ठीक ना? 11 या 33, और बचा यहाँ पर कितना? 8 और 5, 8 और 5 होता है 85, 11 7 77, फिर 11 8 88, 11 88, ठीक है ना? 11 से कट गई। अब फिर किससे कट रही है? फिर किससे कट रही है? यदि 15 से काटे तो 15 से तो नहीं कटेगी, 15 से तो कटेगी नहीं, 9 से 7 से काटता हूं, तो ये हो जाएगी 15, और ये हो जाएगी कितनी? 7 पंचे 35, 7 चौक 28, ठीक ना? फिर 3 से काटता हूं, 3 से मैंने काटा, 3 पचे 15 होगी यहाँ पर, 3 पचे 15, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी 18। यानी आप देखो यहाँ पर 5 से यदि मैं 100 को इसको काट दूं तो क्या होगा? 2, ठीक है ना? यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3600, यानी कितनी हो जाएगी? थोक व्यापारी की लागत मूल्य कितनी थी? 3600 रुपए थी। कितनी थी भाइयों? 3600 रुपए थी। ठीक है ना? इसे सक्सेसिव मेथड, रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, पर जरूरत ही नहीं है, यहीं से तो बन जा रही है। चलिए, एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 रुपए में बेची तो उसका लाभ प्रतिशत संख्यानुसार क्रय मूल्य के बराबर था। वेट वेट वेट, एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 रुपए में बेची थी, उसका लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दोनों बराबर था। जब भी इस तरह से रहेगा कि पी परसेंटेज इक्वल टू सीपी, थोड़ा सा रुक जाना, जो कलम का विक्रय मूल्य है ना वो पहले लिखो यहाँ पर, ठीक है ना?
इसमें 2 जीरो लगाओ। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसा एक दो नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि दोनों का डिफरेंसेस क्या हो जाए। याद रखना कि बोथ डिफरेंसेस क्या होना चाहिए, दोनों का डिफरेंसेस क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ऐसी संख्या से गुना करना है कि दोनों का डिफरेंसेस 100 होना चाहिए और मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, मल्टीपल क्या होना चाहिए आपका, जो आपने दिया है यहाँ पर 2400 वो होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा 12 और यहाँ पर लिखा 2। अब इसमें लिखा दिया 0, इसमें लगा दिया 0। अब दोनों में से जो छोटा होगा, अब देखो दोनों को मैं घटा रहा हूँ तो 100 आ रही है, लेकिन दोनों में से जो छोटा होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। इसके अलावा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जब भी आपको उसके लाभ के प्रतिशत संख्या अनुसार, संख्या मान अनुसार क्रय मूल्य के बराबर होगा। ऐसा क्यों हुआ सर जी, आइए समझते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बोल रहा है ना कि जो सीपी है वही प्रतिशत है, वही प्रतिशत है। तो आप जब यहाँ पर निकालोगे ना, जब यहाँ पर सीपी निकालोगे तो क्या होगा आपको, सीपी जब निकालोगे तो क्या होगा, एसपी इंटू 100 प्लस क्या होगा यहाँ पर 100 अपॉन क्या होगा, जल्दी बताओ, 100 प्लस प्रॉफिट होगा, होगा ना। तो यहाँ पर सीपी भी एक्स, यहाँ पर एसपी भी क्या कितना है 24 इंटू 100 और ये क्या हुआ 100 प्लस एक्स। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगी 100x इक्वल टू हो जाएगी 2400। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करके 2400 और डिफरेंस करके, आपको डिफरेंस करके कितनी ला रही है, 100 लानी पड़ रही है ना। तो वही चीज हो जाती है ना, फिर से यहाँ पर 120x माइनस 20x माइनस 2400 इक्वल टू 0। समझ में आई। यहाँ पर क्या आ जाती, x माइनस 20 और एक आ जाता आपका x प्लस 120 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी क्या निकल के आ रही है, x माइनस 20 इक्वल टू 0 इक्वल टू x 20। तो इतना टाइम वेस्ट ना करें और इस मेथड से आप जल्दी से निकाल दें। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन संख्याओं का औसत निकालना है, बस सावधानी से इसे आपको ऐड करना है और ऐड करके इसका औसत निकाल देना है, यानी 1.11 है ना, फिर यहाँ पर क्या है 0.01, फिर क्या है यहाँ पर 0.101, फिर क्या है यहाँ पर 0.001, फिर क्या है यहाँ पर 0.11 और इसे ऐड कर देना। जहां वैल्यू नहीं है वहां जीरो बैठा दे ताकि भरा भरा लगे, है ना। यहाँ 0 0 0 0, ठीक है ना। मैंने सबको जोड़ा तो यहाँ दो, यहाँ पर जोड़ा 1 2 3, यहाँ पर क्या 3 और 1 2 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर कितना है 0.1। ऐसे किससे भाग देना है, 5 से। जब 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इसे भाग देने पर 5 गुनी 10, ठीक ना। 3 और 5, 3 पर 3, 5 छक्के 30, 3 पर 2, फिर 5 छक्के 30, 5 चौके 20, यानी औसत कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम अनुपात। सबसे पहले इसे आप डिवाइड कर ले, है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिखता हूँ 10 अनुपात डिवाइड करके ही लिखता हूँ। यहाँ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 5, यहाँ हो जाएगी 9, पहले हो जाएगी 5 और यहाँ क्या हो जाएगी 9। यहाँ कितनी हो जाएगी 1:3, यहाँ कितनी हो जाएगी 3:4, यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 2:5। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे ही समझ में आ रही है कि सबसे छोटी क्या है, ये है। यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप डिवाइड भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डिवाइड। इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 0.55 ऐसे समथिंग आएगा। इसे डिवाइड करोगे तो 0.33 आएगा। इसे डिवाइड करोगे तो 0.75 आएगा। इसे डिवाइड करोगे तो 0.40 आएगा, है ना। ये आएगा। सबसे छोटा कौन, 0.33, यानी 7:21। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपया 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपया
4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार देता है। यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपए की ब्याज प्राप्त हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? यानी देखो भैया, दोनों का जो वार्षिक दर है ना, यानी A1 पर्सन को 400 रुपए दिया 3 वर्षों के लिए ले जा भाई, और दूसरे को दिया 500 रुपया दिया 4 वर्षों के लिए, बोला तू भी ले जा। जब 3 वर्षों और 4 वर्षों के बाद उन्हें जो साधारण ब्याज मिल रही है ना, वो मिल रही है 160 रुपया। तो किस दर से उन्होंने दिया था? तो यहाँ पर देखो, मुझे पता है PRT बाय 100 प्लस PRT बाय 100। तो यहाँ देखो PRT बाय 100 यानी 400 रुपया 3 के लिए, तो कितनी हो जाएगी? 12 आर हो जाएगी, प्लस यहाँ 5 चौकी 20 आर हो जाएगी, इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 116। यानी 12 और 20 आर कितनी हो जाएगी? 32 आर इक्वल टू 116, 160 सॉरी। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 160 अपॉन 32। 16 दाही हो गया और 16 दूनी हो गया, 2 बराबर कितना हो गया? 5। यानी मेरा निकल के आ गया 5%। यहाँ पर समझ में आया क्यों 12 12 आर क्यों? देखो यहाँ पर, यदि मैं यहाँ पर लिखता मूलधन गुने समय गुने दर, तो मुझे यहाँ पर 100 लिखना पड़ता ना, और ये 0 से 0 कट गया, इसलिए मैंने 4 दिए 12 लिखा। उसी तरह यहाँ पर भी मुझे लिखना होता 500 गुने 4 गुने आर बटे 100। ये 0 0 कट गया तो 4 पंचे 20। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा। दोस्तों आप भी डायरेक्ट लिखो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लिखने जाओगे ना तो ऐसे टाइम किल होगा, और आपको लास्ट में समझ में आया कि मैंने कहाँ पर टाइम को बर्बाद कर दिया। ठीक है ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बैंक जमा राशि के प्रथम वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6%, तीसरे वर्ष के लिए 10% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि जमा राशि तीसरे वर्ष के अंत में 12,243 रुपया हो जाता है तो प्रारंभिक जमा मूल राशि कितनी थी? ठीक है ना? कितनी थी? देखिए प्रथम वर्ष में क्या करता है? 5%। 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 20 से 23, सॉरी 20 से 21, है ना? 6% का मतलब क्या होता है? 6% का मतलब क्या होता है? 3/50, यानी 50 से कितना हो गया? 53। ठीक है ना? 10% दर का मतलब क्या हो? तीसरे वर्ष में क्या हो? 10%। 10% का मतलब क्या हुआ? 10 से 11। और इन तीनों को इंटू किया गया ना, तो यहाँ पर देखा गया 20, यहाँ देखा गया 50, यहाँ गया 10, और यहाँ कितना हो गया? 21, और यहाँ हो गया 53, और यहाँ हो गया 11। और ये जो जब मैंने इसे इंटू किया तो इसके बराबर क्या आ रही है? यही तो है तीसरे वर्ष के अंत में, यानी तीसरे वर्ष के अंत में ये पहले है, ये क्या है? पहले, और ये क्या है? अंत में है। अंत में गुना करने के बाद क्या आ रही है? 12,243 आ रही है। यानी इसका गुणनफल, यानी ये बराबर ये, यानी एक बराबर क्या हो रहा है? एक हो रहा है। यानी इसको सारा का गुना ही पहले का क्या है? सैलरी है। यानी पहले का सैलरी 5 दूनी 10, यानी यहाँ 5 दूनी 10, और देख रहा हूँ यहाँ पर पहले की सैलरी कितनी है? 10,000 रुपया है ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितना हो सके कम से कम समय में आपको मैथ्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटे में करते हैं। चलिए ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 2 घंटे में करते हैं। अब यहाँ क्या हो, यदि ए उस कार्य को अकेले 6 घंटे में, ए उस कार्य को 6 घंटे में और बी उस कार्य को 5 घंटे में करते हैं, तो सी बेचारा कितने दिन में करेगा? तीनों का एफिशिएंसी में देख रहा हूं कि यहाँ पर 6 पंचे 30 हो रही है। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो रही है? 15। ए की एफिशिएंसी हो रही है यहाँ पर 5, बी की एफिशिएंसी हो रही है यहाँ पर 6, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? आप देख रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 15 है। और ए बी की एफिशिएंसी कितनी है? दोनों की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर? 11, है ना? दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी? 11। सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? यहाँ पर सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो यहाँ पर सी की जो एफिशिएंसी होगी वो होगी 4। कितनी होगी? क्योंकि इसकी 11 है, 11 और 4 यानी 15 में से 11 घटा दिए तो कितनी के? 4। इस 4 की एफिशिएंसी से ये पूरा कार्य को करेगा, तो कितने दिनों में करेगा? 15/2 यानी
साढ़े 7 घंटे में कार्य को करेगा। समझ में आई? साढ़े 7 घंटे में कार्य को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है ना। एक समुद्री जहाज के ऊपर एक बंदूक चलाई जाती है, उसकी आवाज का अनुगुंज यानी इको एक चट्टान से 9.3 सेकेंड के बाद सुनी जाती है। उस ध्वनि की गति 11,000 फीट प्रति सेकेंड है। तदनुसार उस चट्टान की जहाज से दूरी कितनी है? यानी मैं देख रहा हूं कि 9.6 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में कितनी दूर जाती है, 1 सेकेंड में कितनी दूर जाती है, 1 सेकेंड में मैं देख रहा हूं कि 11,000 फीट पर सेकेंड जा रही है ना। तो यहाँ पर 9.6 सेकेंड में कितनी जाएगी, यानी क्या करना है, इनटू करना है 1100 को 9.6 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ देख रहा हूं मैं कितनी आ जाएगी, डेसिमल से, ये डेसिमल से 0 कट गई, एक 0 बैठा, 11 चौक 96, 11 चौक 66, 11 99, 105, यानी इतनी फीट चढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको हमारा ये मॉक टेस्ट, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कोई भी कमी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं आपकी कमेंट बॉक्स द्वारा पढ़कर आपकी डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर से इस तरह के बेहतरीन मॉक टेस्ट के साथ। मेहनत कीजिए और मन लगा के एग्जाम दीजिए, ताकि सफलता आपके कदमों को चूम ले। ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर से इस तरह के बेहतरीन मॉक टेस्ट के साथ। पढ़ते रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।